फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। स्टेटमेंट ए ये है, या फर्स्ट इक्वेशन ये है, R इक्वल टू 1/m समेशन MI/RI। ये इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के लिए जो डिफाइनिंग इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो है। इस इक्वेशन को डिफाइन करते समय न्यूटन्स लॉ का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। ठीक, बी पे आते हैं। बी में है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू या नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस इक्वेशन में राइट साइड में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि न्यूटन सेकंड लॉ से जो भी एक्सेलरेशन हमको मिलता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू MACM है। हालांकि हमने जब रोटेशन से पहले क्वेश्चन सॉल्व किए या सेंटर ऑफ मास से पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम अलग से मेंशन नहीं कर सकते थे इस चीज़ को, क्योंकि उससे पहले हमारे लिए सारी ऑब्जेक्ट क्या हुआ करती थी, पार्टिकल होती थी। सारी ऑब्जेक्ट पार्टिकल थी, मतलब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर होती थी, उसका शेप और साइज मैटर नहीं करता था। लेकिन जब हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर को स्टार्ट किया या आगे रोटेशन हम पढ़ेंगे तो शेप और साइज मैटर करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है और बॉडी के अलग अलग पार्टिकल का एक्सेलरेशन, उनकी अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि ये सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम या सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से जो इक्वेशन मिलती है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास का होता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखो न्यूटन्स लॉज के बारे में, कि जो न्यूटन्स लॉज होते हैं, दीज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम्स। लॉज ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ मोशन केवल इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन ने अपनी सबसे पहली इक्वेशन में ये बता दिया है कि मेरे लॉ उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाना जो फ्रेम एक्सेलरेटेड ना हो। ठीक है, या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। सो न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये नहीं लगते हैं। इसलिए कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिलेशन जो भी न्यूटन्स लॉज पर बेस्ड है या जिसका डेरिवेशन न्यूटन्स लॉ को यूज करके किया गया है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगेगी। ठीक है, तो एनी इक्वेशन और रिलेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला फैक्ट हम याद रखेंगे। इसलिए जो इक्वेशन ए है यहाँ पर जो दी हुई है, ये वाली इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन को डिराइव करते समय, डिफाइन करते समय न्यूटन्स लॉज का कोई उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम में भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। लेकिन जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये वाली, ये न्यूटन सेकंड लॉ का ही आउटकम है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है केवल इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगते हैं। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है बी, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में सही रिजल्ट नहीं देगी, एप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी लगता है पहले जैसे ही है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई थी। स्टेटमेंट ए है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट दो तरह से हो सकती है, या तो उसकी वैल्यू जीरो हो तब भी उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, या नॉन जीरो कांस्टेंट हो या नॉन जीरो वैल्यू पर हो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तब भी कांस्टेंट कहलाएगी। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये एक स्टेटमेंट है। तो लीनियर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो हमने लिखा MVCM,
और इसमें दिया स्टेटमेंट ए में कि लीनियर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि MVCM इक्वल टू कांस्टेंट। अगर MVCM कांस्टेंट है तो हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका मास कांस्टेंट है, ठीक है। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर क्या कांस्टेंट होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो दो वैल्यू पे कांस्टेंट हो सकती है, या तो जीरो हो या नॉन जीरो वैल्यू पे कांस्टेंट हो। तो VCM इक्वल टू जीरो और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसी नॉन जीरो वैल्यू पर कांस्टेंट हो सकती है। तो जो ये मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या या स्टेटमेंट बी क्या कहता है, स्टेटमेंट बी कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ये अपने आप में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ये दिया है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। स्टेटमेंट बी में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जीरो होना कंपलसरी है। स्टेटमेंट ए में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। स्टेटमेंट ए में ये कहा गया है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट जीरो वैल्यू पर भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि जीरो भी अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, और किसी नॉन जीरो वैल्यू पर भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कैसा है, जीरो है। और अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो वो कांस्टेंट होगा। तो अगर स्टेटमेंट बी सही है किसी सिस्टम के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ए अपने आप सही हो जाता है। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जीरो होगा, और लीनियर मोमेंटम जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट ए को इम्प्लाई करता है, लेकिन स्टेटमेंट ए बी को इम्प्लाई नहीं करता है, ठीक है। सो ए डज नॉट इम्प्लाई बी बट बी इम्प्लाइज ए। इसलिए आंसर क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, सो देयरफॉर डी इज द आंसर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अच्छा, थर्ड से पहले ना, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, एक स्टेटमेंट ए है, एक स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट ए है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। लीनियर मोमेंटम जीरो है। अब लीनियर मोमेंटम जीरो कब हो सकता है, जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। मैंने ये नहीं कहा कि सिस्टम के पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। उसका मतलब मैं भी समझाता हूँ। स्टेटमेंट बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, कि अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। देखो, काइनेटिक एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, और उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें वी स्पीड होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है किसी सिस्टम की, तो उसके हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली जीरो होना चाहिए, तभी उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर किसी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो सिस्टम के हर एक पार्टिकल की सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तभी टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जबकि लीनियर मोमेंटम के साथ ऐसा नहीं है कि अगर पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो चाहिए हमको, तो हर एक पार्टिकल का सेपरेटली लीनियर मोमेंटम जीरो होना ज़रूरी नहीं है। उन सभी पार्टिकल का मिला के वेक्टर सम, लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम जीरो हो सकता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन से और समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट ए ये कहता है कि P इक्वल टू MVCM इक्वल टू ज़ीरो, यानी लीनियर मोमेंटम ज़ीरो है। और लीनियर मोमेंटम ज़ीरो है यानी कि मास, लीनियर मोमेंटम ज़ीरो यानी कि ये जो टोटल मास था इसका, ये कैपिटल M यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। और VCM को मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 वेक्टर फॉर्म में। ये जो M है, ये वाला M एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो VCM है यहाँ पर मैंने VCM का फॉर्मूला लिख दिया। तो अगर लीनियर मोमेंटम ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर क्या ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये है
लीनियर मोमेंटम ज़ीरो है, तो जो mv1 प्लस mv2 प्लस m3v3 इनका सेपरेटली ज़ीरो होना जरूरी नहीं है, इनका वेक्टर सम ज़ीरो हो सकता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि मॉडुलस ऑफ v1, मॉडुलस ऑफ v2, मॉडुलस ऑफ v3 ये सेपरेटली ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, इनका वेक्टर सम m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इनका वेक्टर सम ज़ीरो होना चाहिए, तो लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मॉडुलस ऑफ v1, v2, v3 नेसेसरीली ज़ीरो नहीं है तो फिर इन पार्टिकल्स की स्पीड ज़ीरो नहीं है, और स्पीड ज़ीरो नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर शुड नॉट बी ज़ीरो कंपल्सरीली, तो ये नेसेसरीली या कंपल्सरीली इनका ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए अगर सही है तो ज़रूरी नहीं है कि बी सही होगा। सो ए डज नॉट इम्प्लाई बी, यानी लीनियर मोमेंटम पार्टिकल्स का ज़ीरो तब भी हो सकता है जब हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ज़ीरो ना हो, उन सभी पार्टिकल का मिला के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम ज़ीरो होगा, तब भी पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम की, अगर किसी सिस्टम की जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। जब हर एक टर्म काइनेटिक एनर्जी की ज़ीरो होगी तभी टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो आएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज़ ज़ीरो तो डेफिनेटली उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो हर एक पार्टिकल की स्पीड ज़ीरो होना जरूरी है, जब हर एक पार्टिकल की स्पीड ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए बी ए को इम्प्लाई करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए डज नॉट इम्प्लाइज बी बट स्टेटमेंट बी इम्प्लाइज स्टेटमेंट ए, देयरफॉर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस क्वेश्चन नंबर 4 सेज कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ए स्टेटमेंट है द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टेटमेंट गलत है पहली चीज़ तो, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो अलग अलग फ्रेम से देखने पर अलग अलग आ सकती है। तो अगर अलग अलग वेलोसिटी होगी अलग अलग फ्रेम से तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बी पर आ जाते हैं। बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी गलत है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम ये लिखें एम वी या सिंपल एक सिंगल पार्टिकल की बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी वी है ये वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो सकती है, तो फिर लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये भी अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि एक मूविंग ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और कोई सामान रखा हुआ है, उसको एक पार्टिकल मान लेते हैं, तो मूविंग ट्रेन में आपके रिलेटिव उस सामान की उस लगेज की वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, तो उसका लीनियर मोमेंटम आपके रिलेटिव ज़ीरो है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी विद रिस्पेक्ट टू यू ज़ीरो। बट फॉर द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द ग्राउंड, फॉर दैट ऑब्जर्वर ट्रेन इज मूविंग, सो विद द ट्रेन दैट लगेज इज ऑल्सो मूविंग विद सम वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो लगेज भी मूव कर रहा है, तो लगेज का लीनियर मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं है और लगेज की काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर से अगर देखेंगे तो लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट हो सकता है किसी पार्टिकल का और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। एक्चुअली दोनों ही फॉल्स हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा डी, बोथ ए एंड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिचुएशन है वो ये है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ऑरिजिन। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ऑरिजिन इज। तो उन्होंने ये पूछा है कि किसी बॉडी के सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से ऑरिजिन से आर डिस्टेंस पर हैं।
सारे पार्टिकल्स अगर ऑरिजिन से r डिस्टेंस पर हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, r से बड़ा होगा, r से छोटा होगा, r के इक्वल होगा। तो वेरियस ऑप्शंस हमको चेक करते हैं। तो जल्दी से मैं इसकी जो दो सिचुएशन है वो बनाता हूँ। सबसे पहली वाली जो सिचुएशन ली उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वाई एक्सिस बना ली यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रिंग का। तो एक रिंग है और इस रिंग के सारे पार्टिकल्स कहाँ पर सिचुएटेड होंगे। अगर ये रिंग है तो सारे पार्टिकल ऑरिजिन से रिंग की रेडियस के बराबर उसकी पेरीफेरी पर सिचुएटेड माने जा सकते हैं, उसके सरकमफेरेंस पर सिचुएटेड आप मान सकते हो। तो सारे पार्टिकल का जो सिचुएशन है, सारे पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। सारे पार्टिकल r डिस्टेंस पर हैं और हम जानते हैं रिंग के केस में कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर पर होता है, जो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि रिंग यूनिफॉर्म है और r डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स को मैंने रखा हुआ माना है रिंग के सरकमफेरेंस या उसकी पेरीफेरी पर, वो सारे पार्टिकल का मास कैसा है, सेम है। ठीक है, अगर रिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसका मास पर यूनिट लेंथ सेम नहीं होगा, तो फिर रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं होता है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर या उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तभी होगा जबकि रिंग यूनिफॉर्म होगी। तो इसलिए मैंने मान लिया कि जितने भी पार्टिकल्स मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो सारे के सारे पार्टिकल सेम मास के हैं और ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस r पर है। तो ओबियसली इसके जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पर इस वाले केस में RCM इक्वल टू कितना जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई। इसमें जो दूसरी वाली सिचुएशन है वो थोड़ी ट्रिकी है। ठीक है, एक स्पेशल केस एक तरह से आप मान सकते हो कि ये मैंने एक्सिस बना ली, ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है सपोज, और हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसके सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर है। मान लो दो ही पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल भी यहीं पर है, दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, r। तो एक ये एक्सेप्शनल या स्पेशल केस आप मान सकते हो। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर आएगा, r डिस्टेंस पर ही आएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये जो पार्टिकल है ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। यानी आप ये मान के चल रहे हो कि एक बॉडी है, उसका शेप नेग्लिजिबल है। ठीक है, और उसमें सपोज 2 या मोर देन 2 पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक ही जगह पर हैं, सेम प्लेस पर हैं। तो सारे पार्टिकल अगर सेम प्लेस पर हैं, सभी का डिस्टेंस r है, तो आप मान सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर ही होगा। तो इसमें RCM कितना आएगा, r के बराबर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों ही सिचुएशन में हमने क्या निकाल लिया, RCM लेस देन और इक्वल टू r। इस वाले केस में RCM सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो, हाँ ठीक लिखा हुआ है, RCM लेस देन और इक्वल टू r। या तो r होगा या r से कम होगा, 0 भी हो सकता है, जैसा कि सबसे पहले वाला एग्जांपल था। तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, ओरिजिन पर ही था, तो r की वैल्यू 0 थी। और जो ये वाला एग्जांपल है इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये हुआ इसका डिस्कशन, इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, A इक्वल टू R इज़ नॉट करेक्ट, B इज़ करेक्ट, लेस देन और इक्वल टू R। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। Now we have question number 6. Question number 6 is, a circular plate of diameter D is kept in contact with a square plate of edge D as shown in figure. सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर d है, is kept in contact with a square plate of edge D as shown in figure. The density of material and the thickness are same everywhere. The center of mass of the composite system will be option A inside the circular plate, B inside the square plate, C at the point of contact and D is outside the system. तो ये हमको चेक करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल ये देखने की ज़रूरत है कि जो एरिया है वो किस बॉडी का ज़्यादा है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसमें लाई करेगा।
तो पहले मैं एरिया का कैसा रिलेशन है इसके साथ वो बताता हूँ कि आप देखिए इसमें पहले तो हम बना लेते हैं कि जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है डिस्क का, डी के बराबर है, और इसकी जो एज है स्क्वायर प्लेट की वो भी कितनी है, डी के बराबर है। अगर मैं जो ये वाला पोजीशन आप देख रहे हो ये वो है जहाँ पर दोनों का कांटेक्ट है, स्क्वायर प्लेट का और डिस्क का। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन मुझे बतानी है कि यहाँ से राइट साइड में है सेंटर ऑफ मास या लेफ्ट साइड में है। अगर इस वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास राइट साइड में हुआ तो स्क्वायर प्लेट में होगा, इस पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो वो डिस्क में आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डिस्क है और स्क्वायर प्लेट है इन दोनों के सेंटर ऑफ मास सेपरेटली तो हमको पता है कहाँ कहाँ पर है। इनके सेंटर ऑफ मास है, एक ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका ये तो हमको पता है, ये है सेंटर ऑफ मास डिस्क का, यानी सारा मास मैंने यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेट मान लिया है और वो कितना है m1। तो सपोज ये है m1। ठीक है, स्क्वायर प्लेट जो है इसका मास कितना मान लेता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पर m2 के बराबर। अब यहाँ से कंपेयर करो। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए डायग्राम मैंने नीचे बना लिया है कि इस वाले पॉइंट से m1 रखा है लेफ्ट में d डिस्टेंस पर और m2 रखा है d डिस्टेंस पर राइट साइड में। तो m1 और m2 में जो ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर m1 ज़्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा यहाँ पर, अगर m2 की वैल्यू ज़्यादा हुई तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा इनसाइड द डिस्क। ठीक है, तो चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ इसमें कुछ। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और मास को लिखा जा सकता है सरफेस चार्ज, सरफेस डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया। मैंने उसको रो से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो रो जो है यहाँ वो है मास पर यूनिट एरिया। तो रो सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ मास पर यूनिट एरिया के लिए। पहली वाली बॉडी का जिसका मास m1 है, सपोज उसका एरिया कितना a1 के बराबर है, तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू a1। दूसरी वाली बॉडी जिसका मास है m2, उसको हम लिख सकते हैं रो इंटू a2। ठीक है, और आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मिला के कैंसिल हो जाता है। तो एक्सीएम का फॉर्मूला फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज बनता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 के बराबर। ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए होगा इस तरह का। ठीक है, ये मैं 3D के लिए नहीं लगाने के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। तो देखो इसमें डेंसिटी तो हट गई, तो सारा कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पर। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ डिस्क और प्लेट में एरिया किसका ज़्यादा है। तो जो डिस्क है उसके एरिया को हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका, d/2 के बराबर है, तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। π/4 आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाएगा 0.785 डी स्क्वायर के बराबर। यानी एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क है 0.785 डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर से ये कम है। अब हम एरिया देखते हैं किसका, स्क्वायर प्लेट का। तो स्क्वायर प्लेट का एरिया तो सिंपली डी स्क्वायर होगा। सो a2 इज़ मोर एज कम्पेयर टू a1। तो a2 ज़्यादा है। a2 एरिया ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर प्लेट का मास भी ज़्यादा है। अगर हम इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर प्लेट का मास भी ज़्यादा आएगा। सो m2 इज़ ग्रेटर, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्टेड होगा टूवर्ड्स दी स्क्वायर प्लेट, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, उसका मास भी ज़्यादा है। ठीक है, m2 की वैल्यू ज़्यादा है, m1 की वैल्यू कम है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है इस वाली पोजीशन पे ना रह के वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन ऑफ द पार्टिकल्स इज एट रेस्ट एंड द अदर हैज एन एक्सेलरेशन a, द सेंटर ऑफ मास हैज एन एक्सेलरेशन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी इसमें केवल 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास कैसा है, सेम है।
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, अगर मैं केवल 2 पार्टिकल के लिए डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा ACM इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2, और अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हम इसमें वेक्टर का साइन भी लगा लेते हैं। तो इससे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है फॉर ए सिस्टम विच हैज़ ओनली 2 पार्टिकल्स। सो कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन ऑफ द पार्टिकल्स इज एट रेस्ट। अब इसमें से एक पार्टिकल रेस्ट में है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि वो पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में है या इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है। तो अपना कॉमन सेंस लगाते हुए हम ये मानते हैं कि इसमें बात हो रही है ऐसे पार्टिकल की जो कि परमानेंटली रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट में होने का मतलब वेलोसिटी जीरो होता है। रेस्ट ये एंश्योर नहीं करता कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर कोई पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, जैसे कि एक सिंगल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। या आप एक पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वहां पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। एक इंस्टेंट के लिए ऐसा होता है कि पार्टिकल रेस्ट में है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में है। ठीक है, तो परमानेंटली रेस्ट में अगर मैंने मान लिया तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक पार्टिकल का जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा ACM इक्वल्स टू m इंटू जीरो प्लस दूसरा वाले पार्टिकल का भी मास m है। एक्सेलरेशन उसका कितना दिया है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, तो मैंने वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाता है 1/2 a बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, B। तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के लेवल की हम बात करें कि ये कहाँ पर स्टैंड करता है, तो ये JEE मेंस के लेवल में भी डिफ़िकल्टी उसमें नहीं आएगा क्वेश्चन। JEE एडवांस की तो बात छोड़िए, नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि नीट में आपके स्कूल एग्जाम के लिए क्वेश्चन यूजफुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज, ऑप्शन ए द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कभी भी लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ते आए हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा हमेशा एक्सटर्नल फोर्स से, इंटरनल फोर्स से कभी चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत। बी द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। अब ये कह रहे हैं कि इस वाले स्टेटमेंट में कि इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है, और कई लोगों को हो सकता है कि ये समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि हमारे पास है एक इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, एंड इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क। तीनों चीज़ याद रखना ये, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, एंड इंटरनल फोर्सेस कैन ऑल्सो डू वर्क। अगर कोई फोर्स चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज करने की क्षमता है तो डेफिनेटली वर्क भी करेगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है तो वर्क भी कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके लिए। मैंने मान लिया कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है काफ़ी बड़ा। इस बॉक्स के अंदर हम मान लेते हैं कि 2 पार्टिकल्स हैं। एक मैंने रखा है इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, और एक मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन। मास दोनों का कैसा होगा, अलग अलग होगा। एक का मास m1, एक का मास m2 मान लेते हैं। ये है प्रोटॉन, और ये मैंने मान लिया इसमें है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर इन दोनों पार्टिकल को रखा हुआ है हमने,
और ये सारा का सारा हमने एक सिंगल सिस्टम मान लिया। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है या प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, ओब्वियसली ये कूलाम फोर्स है। ये कूलाम फोर्स इस पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हुआ, ठीक है। लेकिन होगा क्या इस फोर्स की वजह से, मान लेते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स को हमने अभी होल्ड करके रखा हुआ और फिर रिलीज कर देते हैं। जैसे ही रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा राइट साइड में, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है कूलाम फोर्स, और प्रोटॉन मूव करना शुरू कर देगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि दोनों पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। फोर्स दोनों पर कैसा है, सेम है। हालांकि ये क्लास 11th की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F = K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो किसी इंस्टेंट पर डिस्टेंस है x, तो ये जो फोर्स है F, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स दोनों पर इक्वल लगता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स लगाएगा प्रोटॉन पर। तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा, इक्वल और अपोजिट है। लेकिन दोनों पार्टिकल का मास कैसा है, अलग अलग है। तो मैं F/m(e) लिखूँ और F/m(p) लिखूँ, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है तो सेम फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से टाइम के साथ दोनों की स्पीड में जो चेंज आएगा वो अलग अलग होगा। यानी कि दोनों पार्टिकल इंटरनल फोर्स की वजह से, जो कि कूलाम फोर्स है, एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए दोनों की सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसका अलजेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल फोर्सेस से चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो हर इंस्टेंट पर MeVe और MpVp, ये दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, और जो मॉडुलस होगा इन दोनों का, वो मॉडुलस कैसा होगा, इक्वल होगा। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा इन दोनों पार्टिकल का मिला के वेक्टर सम उसका लीनियर मोमेंटम का 0 होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। तो हमने दोनों पार्टिकल को मिला के एक सिंगल सिस्टम माना है। इस सिस्टम में लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल फोर्सेस से चेंज हो सकती है, लेकिन लीनियर मोमेंटम इंटरनल फोर्सेस से चेंज नहीं हो सकता है। तो ये है सही आंसर। और बाकी जो C और D है, इतना मैंने डिस्कशन कर दिया है कि वो भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो क्यों गलत है या क्यों सही नहीं है, ठीक है। Next question. A bullet hits a block kept at rest on a smooth horizontal surface and gets embedded into it. Which of the following does not change? अब सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ये इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर, और एक बुलेट है। तो बुलेट आ रही है और ब्लॉक को हिट करेगी। सो ए बुलेट हिट्स ए ब्लॉक कैप्ट एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बुलेट आके ब्लॉक को हिट करती है, एंड नाउ दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। इसके बाद क्या होता है, ब्लॉक प्लस बुलेट का जो सिस्टम है, ये दोनों बॉडीज का जो सिस्टम है ये आगे मूव करेगा। तो ये आगे मूव करना शुरू करता है, इस तरह से ये आगे चला जाएगा। तो ये तो है सिचुएशन। अब इसमें हमको बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए है लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक चेंज होगा या नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो उन्होंने पूछा लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक चेंज होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली चेंज होगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इन्होंने पूछा है किसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो भाई लीनियर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक तो चेंज होगा। तो ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम क्यों चेंज होगा, क्योंकि बुलेट आती है और ब्लॉक को हिट करती है। तो ब्लॉक की वजह, ब्लॉक पर बुलेट की वजह से जो फोर्स लगा वो ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। बुलेट ने ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया वो ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसका लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। इसके बाद है बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक।
अब ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था और फिर मूव करना शुरू कर देता है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली चेंज हुई है उसकी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तभी हो सकता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे, और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क तब करेगा जब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ये स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, तो भाई टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक तो चेंज होगा उसका रीज़न ये है, आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कि अगर कोई बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, कोई बॉडी है और जो कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वही उसके टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, वही टेम्परेचर का मेजरमेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हो तो बेसिकली हम मेजर कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर हमारा बॉडी का ज़्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड है। एक सिंगल पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन कई सारे पार्टिकल से मिलके जो बॉडी बनी हुई है और उस बॉडी में जो पार्टिकल ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसके बारे में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक ये तो चेंज होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्या आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक स्फीयर है जिसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया, यानी कि स्फीयर और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट एट ए डिस्टेंस h अबव द सरफेस। तो सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है स्फीयर पर। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर, अब हमको ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, is maximum when h equal to 0, is maximum when h equal to r, is maximum when h equal to 2r, is independent of h, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये हमारे पास आता है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक स्फीयर बना लेते हैं। तो ये है एक स्फीयर। ठीक है, ये एक स्फीयर है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। अब इस हॉरिजॉन्टल स्फीयर पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए स्फीयर पर हम फोर्स लगाएंगे। ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के से पास होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर ये बना ली है। ठीक है, और एक फोर्स जो लगा हुआ है इस पर, वो फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो इस स्फीयर पर मैं एक फोर्स भी बना लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये बना लिया फोर्स F। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और डिस्टेंस कितनी है इसकी? ये सरफेस से इसकी डिस्टेंस है h के बराबर। यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। अब इन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन पूछा गया है वो एक्सेलरेशन किसका पूछा है? सेंटर का पूछा है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। किसी और पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछते तो आंसर बदल जाएगा। सेंटर का एक्सेलरेशन पूछा है इसलिए आंसर डिफरेंट होगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो मैंने क्या काम किया? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया स्फीयर का। तो स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज होंगे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, एक लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन बना लिया, और एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था वो मैंने बना लिया F। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्फीयर पर केवल एक फोर्स है F, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से जो इक्वेशन होगी वो होगी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है और एक्सेलरेशन किसका होगा? सेंटर का होगा।
एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों कि मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और सेंटर का एक्सेलरेशन एक ही मान के चल रहा हूँ। बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही है। अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में तो इतना डेप्थ में घुस के वो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर जेई एडवांस की प्रिपरेशन हमें करनी है, जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो ये दिमाग में ये छोटी छोटी चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर और उसका सेंटर ऑफ मास एक जगह पर ना हो। ठीक है, उस केस में सिचुएशन बदल जाएगी। जैसे कि हेमीस्फीयर होता है, तो हेमीस्फीयर में ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका या उसका जो सेंटर है इधर ये डिफरेंट होता है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, खैर, तो न्यूटन सेकंड लॉ से जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा किसका आता है? सेंटर ऑफ मास का आता है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो यहाँ पर आएगा ये वाला, इसमें केवल F और M इन्वॉल्व है, इसमें H का कोई रोल नहीं है। यानी कि फोर्स कहीं भी लगाओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिंपली F बाई M के बराबर ही होगा। ACM कितना मिलेगा? F डिवाइडेड बाई M। इसमें H का कोई रोल नहीं है। किस में H का रोल नहीं है? अगर इन्होंने सेंटर का एक्सेलरेशन पूछा है। लेकिन अगर ये सेंटर का एक्सेलरेशन ना पूछ के स्फीयर के किसी और पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ लेते ना, तो फिर H का रोल होता। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं तुमको और फिर आगे थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा। तो आंसर हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ H, यानी कि D इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटर का एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने फोर्स कहां पर लगाया था, H पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मान लो कि यहां पर H की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूं? 3r/2 लिख लेता हूं, और जिसमें r क्या है? r हमने मान लिया कि इसका रेडियस है, स्फीयर का। स्फीयर का रेडियस मैं मान लेता हूं कि r के बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऊपर वाली? ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अगर, हालांकि मैं रोटेशन से पहले की चीज बता रहा हूं, ये चैप्टर रोटेशन से पहले आता है। अगर फोर्स जो डिस्टेंस मैंने बताई है इस वाली डिस्टेंस पर लगा हुआ है, तो इस फोर्स का टॉर्क भी एक मैटर करेगा। तो टॉर्क कितना आएगा इसका? टॉर्क लिखेंगे हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट F इंटू r/2 इक्वल टू I अल्फा। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा F इंटू r/2I। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, H इक्वल टू मैंने r/2 लिखा है यहाँ पर, सॉरी H इक्वल टू 3r/2 लिखा है, 3r/2 लिया है। तो अल्फा आ गया। अब अगर मान लो कोई हमसे पूछता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है स्फीयर का, जो ये वाला पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या ये H पर डिपेंड करेगा? तो डेफिनेटली करेगा कि H की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ, अगर इस पॉइंट का मुझे टोटल एक्सेलरेशन लिखना है टॉप मोस्ट वाले पॉइंट का, तो इसमें एक एक्सेलरेशन तो होगा ACM। ठीक है, और जो टॉर्क मिला उसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो होगा यहाँ पर अल्फा इंटू r के बराबर। और अल्फा का जब हमने कैलकुलेशन किया है तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? H पर डिपेंड कर रहा है। हालांकि तुम लोगों को H इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर r की वैल्यू रख देता हूँ 2h/3। तो r को अगर मैंने 2h/3 लिखा, क्योंकि h की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, मैंने जो एग्जाम्पल में h कितना लिया है? 3r/2। तो अगर मैंने h को 3r/2 लिया है तो r को कितना हो जाएगा? 2h/3। तो r को मैं 2h/3 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू F/2I इंटू 2h/3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा F इंटू H/3I के बराबर। तो ये H पर डिपेंड कर रहा है ना, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू H पर डिपेंड करेगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन H पर डिपेंड करता है। अगर सेंटर का एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो वो H पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी और पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछते हैं तो फिर उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के साथ हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट या उसका वेक्टर सम करना पड़ता है, इसलिए वो H पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ H।
तो ध्यान रखना, जो मैंने इतना डिस्कशन किया, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, उसका पर्पज़ ये था कि इस क्वेश्चन में उन्होंने सेंटर का एक्सेलरेशन पूछा है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है। सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछते तो वो एच पे डिपेंड कर भी सकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन ये है, ए बॉडी फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस। ये दो पार्ट्स अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्ट्स टेकन टुगेदर शिफ्ट्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स। तो ब्रेक होने के बाद सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, हैवियर साइड में या लाइटर ऑब्जेक्ट की साइड में, कहाँ शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। इसमें एक बड़ी वाली बॉल थी भाई, ये बड़ी वाली बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, यहाँ पर आके इसके दो हिस्से हो जाते हैं और ये दोनों हिस्से यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, जब दोनों हिस्से मूव करते हैं, यहाँ पर दोनों हिस्से मूव करते हैं, एक टुकड़ा यहाँ चला जाता है, एक पीस उसका बॉडी का लेफ्ट साइड में आता है। अच्छा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होने की वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तभी कंजर्व रहेगा जब बड़े वाले पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम राइट साइड में और छोटे वाले पार्टिकल का, जो ये छोटा वाला गिर गया था, इसका लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड में, ये दोनों मोमेंटम हर इंस्टेंट पर कैसे हों, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हों, तभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मोमेंटम जीरो होगा। तो इसलिए जो डायग्राम है आप इसमें देख रहे हो कि जो छोटा वाला पार्टिकल है वो ब्रेक होने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसका मास ज़्यादा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होनी चाहिए, जिससे कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों के लिए कैसा रहे, सेम रहे। इतना डिस्कशन हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फिर किस तरह से वेरी करेगा इसका, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास ठीक इसी लाइन पर स्टार्टिंग से लेके और आखिरी तक ये इसी लाइन के अलाउंग इस तरह से मूव करता रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करता रहेगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करता रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पर कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ इसका आंसर होगा डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बॉल kept in a closed box moves in the box making collisions with the walls. The box is kept on a smooth surface. The velocity of center of mass. अब फिर हमको ऑप्शन चेक करने हैं, तो वन बाई वन हम सारे ऑप्शन अभी चेक कर लेंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। एक बॉक्स है, तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है, A ball kept in a closed box moves in a box making collisions with wall. The box is kept on a smooth surface. तो ये जो बॉक्स है वो स्मूथ सरफेस पर है, ये ध्यान रखिएगा, स्मूथ सरफेस पर है, यानी कि बॉक्स और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है बॉक्स पर। तो एक बॉक्स बना लेते हैं हम, ये बॉक्स है, और एक बॉल भी बना ली हमने, एक बॉल है इसके अंदर। अब बॉल क्या करती है, मूव करती है, तो इसको बॉक्स को वो हिट करेगी।
ठीक है। तो बॉल हिट करती है इसको, तो बॉक्स को उसने बॉल ने हिट किया, कई सारे कोलिजन हुए। तो इस पूरी प्रोसेस में ऑप्शन ए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो बॉक्स का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बॉक्स पर ड्यूरिंग द कोलिजन बॉल ने जो फोर्स लगाए, जो इम्पल्सिव फोर्स लगाए, जो कोलिजन हुआ होगा बॉल का, वो फोर्स बॉक्स के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। बॉल जिस फोर्स से हिट करती है, बॉक्स के लिए वो फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स है। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, तो बॉक्स का सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट होगा, क्योंकि उस पर बॉल के कोलिजन की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगा। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्योंकि अगर मैं बॉल और बॉक्स को मिला के एक सिस्टम मान लूँ, तो इस पूरे सिस्टम पर कोलिजन से जो फोर्स लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेज हैं, और इंटरनल फोर्सेज से सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का चेंज होता नहीं है। तो ऑफ द बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट सही है। सी, ऑफ द बॉल रिमेन कांस्टेंट, तो बॉल का सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बॉल जब बॉक्स को हिट करेगी तो बॉक्स उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट। बॉल के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो बॉल मूव कर रही है तो बॉल का सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डी, ऑफ द बॉल रिलेटिव टू बॉक्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं है। रिलेटिव टू बॉक्स भी बॉल मूव करती रहेगी तो वो चेंज होगा, स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही आंसर है इसका बी। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बी। और अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेज ऑफ इक्वल मासेस। एक बॉडी है जो कि टू इक्वल मास के पीसेज में डिवाइड हो जाती है, और इनिशियली बॉडी कैसी थी? रेस्ट में थी। द पार्ट्स विल मूव इन सेम डायरेक्शन अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद अनइक्वल स्पीड। तो करेक्ट आंसर हमको इसमें से सिलेक्ट करना है। पहले हम चेक कर लें कि इसमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ हमको दी हुई है कि बॉडी एट रेस्ट इनिशियली। अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, रेस्ट में है, यानी उसका लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना है? 0 है। सो इट इम्प्लाइज दैट इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 0, एंड इफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 0 एंड इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल मासेस ड्यू टू इट्स ओन इंटरनल फोर्सेस, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। और लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल वैल्यू पर होना चाहिए। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था? इनिशियल लीनियर मोमेंटम था उसका 0। तो हर इंस्टेंट पर दोनों पार्टिकल का मिला के लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। मिला के मतलब उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो वेक्टर सम दो लीनियर मोमेंटम का 0 तब होगा जब उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। और अगर मास भी बॉडी की इक्वल है तो फिर लीनियर मोमेंटम इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड में ये जरूरी है कि उन दोनों की स्पीड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आंसर आपको क्लिक हो गया होगा। सो देयरफॉर आफ्टर ब्रेकिंग इनटू पीसेस वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ बॉल्स मस्ट बी 0 ऑल द टाइम। तो इसको देखने के लिए हम बना लेते हैं एक डायग्राम, जिसमें एक बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी है, और ये बॉडी दो पार्ट्स में ब्रेक होती है। दो पार्ट्स में ब्रेक होगी तो किस तरह से मूव करना पड़ेगा इसको? मजबूरी है इसको मूव करना कि एक पार्ट तो जाएगा इधर और इसका लीनियर मोमेंटम किधर है? लेफ्ट साइड में। तो जो दूसरी वाली बॉडी है उसका लीनियर मोमेंटम राइट साइड में होना चाहिए, तभी तो हर इंस्टेंट पर लीनियर मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। तो बॉडी इस तरह से मूव करेगी। तो कौन सा आंसर सही हुआ इसका? इन दी सेम डायरेक्शन गलत है। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई वेक्टर सम 0 कैसे होगा? अलोंग डिफरेंट लाइंस, अगर डिफरेंट लाइंस अगर चली गई तो इंडिविजुअली सेपरेट कंपोनेंट्स कैसे 0 होंगे? क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और सेपरेट लाइन में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि दोनों का मास इक्वल है, और इनिशियल 0 तो हर इंस्टेंट पे लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो हर इंस्टेंट पे लीनियर मोमेंटम 0 होने के लिए जरूरी है कि वो दोनों एक ही लाइन के अलोंग चले। इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स, ये सही है, स्पीड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट होगी या जस्ट अपोजिट होगी।
इन अपोजिट डायरेक्शंस विद अनइक्वल स्पीड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर है इसका सी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 एंड बिलीव मी क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इस क्वेश्चन को पढ़ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें हो क्या रहा है, डायग्राम में सिचुएशन क्या है, या डायग्राम को हम विजुलाइज क्या करें। तो विजुलाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने डायग्राम को बड़े अच्छे से यहाँ पे बना के आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए हैवी रिंग ऑफ मास m इज क्लेम्ड ऑन द पेरीफेरी ऑफ ए लाइट सर्कुलर डिस्क। तो एक सर्कुलर डिस्क है जो कि लाइट है। ठीक है, इन पॉइंट पे फोकस करते जाना, लाइट सर्कुलर डिस्क। लाइट का मतलब ये है कि उसका मास 0 लेना है हमको, नेग्लिजिबल है। हैवी रिंग ऑफ मास m, रिंग का मास कितना है, m के इक्वल है। ए स्मॉल पार्टिकल हैविंग इक्वल मास, यानी पार्टिकल का मास भी m होगा, इज क्लैम्प्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो जो मासलेस डिस्क है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल को क्लैम्प कर दिया है, अटैच कर दिया है। द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट सेंटर मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट सेंटर मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। यानी कि जो कंबाइंड सिस्टम है रिंग और डिस्क का, वो रेडियस r के सर्कल पे मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड v। We conclude that an external force, ऑप्शन A, B, C, D, फिर हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो पहले मैं जरा डायग्राम बना दूँ। तो देखो, इसमें सबसे पहले जिक्र किया गया है एक रिंग का। तो मैं सबसे पहले एक रिंग ले लेता हूँ यहाँ पर। तो एक रिंग है और इसका मास कितना है, m, और हैवी रिंग है, इसलिए इसकी थिकनेस भी थोड़ी मैंने अच्छी खासी ज़्यादा बनाई हुई है। इसके बाद दूसरी क्या है, एक डिस्क है। तो ये है डिस्क, और डिस्क के सेंटर पर, ये जो डिस्क है इसके सेंटर पर एक पार्टिकल को अटैच किया हुआ है। यहाँ पर ये है पार्टिकल जिसको कि यहाँ पर सेंटर पे अटैच कर दिया है, और आप लोगों को दिखे साफ साफ इसलिए इस पार्टिकल की थिकनेस भी, डायमेंशन भी हमने थोड़ी बड़ी रखी है, अदरवाइज पार्टिकल बहुत छोटा होता है। तो पार्टिकल अटैच किया डिस्क के सेंटर पर। ठीक है, डिस्क का खुद का कोई मास नहीं है। फिर क्या काम किया, इस डिस्क को अटैच कर दिया है या क्लैम्प कर दिया है रिंग के ऊपर। तो मैं इसको क्लैम्प कर देता हूँ। तो ये डिस्क को ले जाके हमने यहाँ क्लैम्प कर दिया रिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब जो ये सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम में एक डिस्क है, एक रिंग है जिसका मास है m, और एक मासलेस डिस्क है जिसके सेंटर पर एक पार्टिकल अटैच्ड है जिसका मास m है। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया है, टोटल मास हो गया है 2m के बराबर। इसके बाद इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको क्लैम्प कर दिया जाता है। इस सिस्टम को इस तरह से क्लैम्प किया कि ये जो पार्टिकल है या जो सेंटर है इसका, ये सेंटर रेडियस r के सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो देखो, ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पर ये क्लैम्प किया है, यहाँ पर क्लैम्प कर दिया गया है इसको। ठीक है, क्लैम्प कर दिया, और रेडियस कितनी हो गई है, यहाँ पर ये रेडियस है r। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये रेडियस है r के बराबर। ठीक है, ये r रेडियस है, रेडियस r। ठीक है, ये रेडियस r है। तो ये रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर सेंटर मूव कर सकता है। कैसे सर्कल को फॉलो करेगा, ये क्लैंप जब हमने कर दिया है तो ये कुछ ऐसे सर्कल पे मूव करेगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा विजुअल इफेक्ट देने के लिए मैं इसको रोटेट कराता हूँ। ये इस तरह से पूरे को आप विजुअलाइज करो कि ये इस तरह से रोटेट करेगा, और यहाँ से ये क्लैम्प्ड है या पाइवोटेड है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, और ये सेंटर रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। अब ऑप्शन पर आते हैं। वी कंक्लूड दैट एन एक्सटर्नल फोर्स। अब ध्यान रखना, जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों फोकस करना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल वर्ड पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ऑप्शन ए ये कहता है mv² by r मस्ट बी एक्टिंग ऑन दी सेंट्रल पार्टिकल।
तो क्या सेंट्रल पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स mv²/r एक्ट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सेंट्रल पार्टिकल है ये वाला, इस सेंट्रल पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो उन्हीं पार्टिकल से लगेगा जो कि इस पार्टिकल के कांटेक्ट में है। यानी कि जो डिस्क के आसपास के जो पार्टिकल हैं उसके नेबर में जो पार्टिकल जो इसके कांटेक्ट में है, वही पार्टिकल इस पर कांटेक्ट फोर्स लगा सकते हैं। उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा इस पर। अब हमको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो कॉमन सेंस ये कि हम रिंग, डिस्क और पार्टिकल इन तीनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम मान रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स का हमारे लिए मतलब है कि इस सिस्टम पर फोर्स इस सिस्टम के बाहर से लगे। इस सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगेगा हम उसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल पर ड्यूरिंग दी रोटेशन जो फोर्स लगेगा वो डिस्क के ही उन पार्टिकल से लगेगा जो इसके कांटेक्ट में है। तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहेंगे। तो ये आंसर हो गया गलत, या ऑप्शन हो गया गलत, आंसर नहीं। दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी पर आते हैं। 2mv²/r मस्ट बी एक्टिंग ऑन द एक्सटर्नल पार्टिकल, सेंट्रल पार्टिकल। तो देखो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे। उसका रीज़न ये है कि सेंट्रल पार्टिकल पर जो भी फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर लगेगा। रिंग, डिस्क और पार्टिकल को मिला के जो सिस्टम बना, इस सिस्टम पर जो फोर्स लगेगा बाहर से उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो सेंट्रल पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन सी क्या है? 2mv²/r मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब ये ए और बी के बाद सी पहला ऑप्शन ऐसा आया है जिसमें सिस्टम की बात की है उन्होंने, ठीक है, इस सिस्टम की बात की है। तो सिस्टम का जो टोटल मास है वो कितना है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू 2m। सिस्टम का जो टोटल मास है वो कितना है? 2m के बराबर है। और ये 2m मास का जो सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? इसका जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम इज एट द सेंटर। वो कहाँ पर है? वो सेंटर पर है। यही क्या है? यहीं पर हम क्या कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर है, इसी पोजीशन पर है। ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पर होगा और ये पार्टिकल तो ऑलरेडी सेंटर पर अटैच्ड है ही। अच्छा, अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास ये है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया घूमते घूमते, तो ये सेंटर ऑफ मास आ गया है। इस सेंटर ऑफ मास का मास कितना है? सेंटर ऑफ मास पर जो एक पार्टिकल हम मान रहे हैं उसका मास कितना ले सकते हैं हम? 2m। ये जिस रेडियस पर मूव कर रहा है वो रेडियस कितना है? r है, स्मॉल r के बराबर। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी स्मॉल r रेडियस पे मूव कर रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यहीं सेंटर पर ही है, ठीक है, इसी पोजीशन पर है। अब अगर ये मूव कर रहा है तो उसको कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स, मास सिस्टम का 2m, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड दी हुई है v, तो mv², और जिस रेडियस पर मूव कर रहा है वो रेडियस कितनी है? r के बराबर। तो ये होगा 2mv²/r। इतने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम को, क्योंकि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है उस पॉइंट पर कितना मास रखा हुआ मान रहे हैं हम? 2m के बराबर। और वो जो 2m मास है, ये 2m मास, ये 2m मास जब इस पाथ पे चलेगा तो इसकी रेडियस क्या है 2m मास की? ये है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर। तो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर अगर इसे चलना है तो इसे एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए इसको, वो है 2mv²/r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा कौन, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये क्लैंप, जहाँ से सिस्टम को क्लैंप किया गया है ना, जहाँ से सिस्टम को क्लैंप किया गया है, ये वाला पॉइंट जो येलो कलर से आप देख रहे हो, यहाँ से ये क्लैंप्ड है, यहाँ से इस सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना कैलकुलेट किया हमने, 2mv²/r। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा सारा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। 2mv²/r मस्ट बी एक्टिंग ऑन द रिंग। रिंग पर हम नहीं कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, क्योंकि जो 2mv²/r फोर्स है ये पूरे सिस्टम पर है, ये केवल रिंग पर हमको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम का मास कितना है, 2m के बराबर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इस तरह से, इसका करेक्ट आंसर है सी के बराबर। तो इसका आंसर देने के लिए एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वजह से हमने ऑप्शन सी को सही माना है, क्योंकि सिस्टम पर 2mv²/r फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसलिए जब वो इंडिविजुअली पार्टिकल या इंडिविजुअली रिंग की बात करते हैं तब हमने वो ऑप्शन सही नहीं लिए हैं। ठीक, सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, और मुझे लगता है कि ये आपको डिस्कशन में ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए कोलिजन आर। तो जब कोलिजन होता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। ऑप्शन ए है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो देखो जब कोलिजन होता है तो देखो ना, कुछ चीज़ें अपने को कॉमन सेंस यूज़ करके समझना है कि जो पूछने वाला है सवाल, जिसने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के ड्यूरेशन में जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में बात हो रही है। सो क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए कोलिजन आर मोमेंटम, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी, तो देखो अगर कोलिजन हुआ है और पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम को अगर हमने कंबाइंड एक सिंगल सिस्टम मान लिया तो उसमें आपस में जो फोर्स लगेंगे वो इंटरनल फोर्सेस होंगे। इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए लीनियर मोमेंटम तो चेंज होगा नहीं। लेकिन अभी पिछले एक क्वेश्चन के डिस्कशन में मैंने बताया कि इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि टेम्परेचर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी भी कह सकते हो आप उसको। किसी बॉडी का टेम्परेचर उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन है उसका मेजरमेंट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बी की बात करें, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बट नॉट टेम्परेचर, तो मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टेम्परेचर भी कोलिजन में चेंज होता है, क्योंकि पार्टिकल की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वो भी चेंज होगी। इसके बारे में जब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब हम बात करेंगे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है। सी है मोमेंटम एंड टेम्परेचर बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। डी, द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए कोलिजन आर मोमेंटम बट नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ़ ए बॉडी इज मेड ऑफ सेवरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन इट्स टेम्परेचर इज indirectly
मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब ठीक है ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और ये बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जेईई मेंस के लिए भी मान सकते हो, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और नीट में भी आ सकता है। मेरे ख्याल से इस तरह क्वेश्चन नीट में पहले आ भी चुका है। क्वेश्चन ये है, ए न्यूक्लियस मूविंग विद वेलोसिटी v emits an alpha particle, let the velocities of alpha particle and remaining nucleus be v1 and v2 and their masses be m1 and m2। ठीक है भाई, ऑप्शन ए है v1 and v2 must be parallel to each other, none of the two v1 v2 should be parallel to each other, v1 plus v2 must be parallel to v, एंड डी है m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी पैरेलल टू v, और इसका आंसर है डी। क्यों है ये मैं समझाता हूँ, ये आपको इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन का नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पहली कंडीशन ये है कि न्यूक्लियस जो है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो मैं इसके लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता हूँ इस वेक्टर से। ठीक है, ये जो वेक्टर लाइन मैंने बनाई, ये वेक्टर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसके लीनियर मोमेंटम को। तो मैंने मान लिया कि इसका मास है m1 और वेलोसिटी तो शायद इसकी इन्होंने v ही दी हुई है, तो मैं मान लेता हूँ v। तो ये इसका लीनियर मोमेंटम हो गया p1। ध्यान दो कि लीनियर मोमेंटम में दो चीज़ें इन्वॉल्व है, मास और वेलोसिटी। केवल वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है, मास भी इन्वॉल्व है। तो ये प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, दोनों पर डिपेंड करता है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। किस किस में डिवाइड हुआ? इसने एक अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किया, और जो एक रिमेनिंग पार्ट है न्यूक्लियस का, अल्फा पार्टिकल को एमिट करने के बाद जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है वो। तो अब लीनियर मोमेंटम हमको दो पार्ट्स के लिखने हैं, एक अल्फा पार्टिकल का और न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो पार्टिकल बचा हुआ है उसका। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये किसका बना, मान लेते हैं हम ऊपर वाला मैं मान लेता हूँ कि ये अल्फा पार्टिकल का है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको मैंने p2 से लिखा। और मास कितना है इसका? मास हम मान लेते हैं m1 और वेलोसिटी तो उसमें दिया हुआ है v1। अच्छा, एक चेंज कर लेते हैं, जो मास था ना उसको हम m ही लिखते हैं। कौन से वाले मास को? न्यूक्लियस का मास मैंने m मान लिया और उसकी वेलोसिटी v मान ली, क्योंकि p2 में जब वेलोसिटी v1 है तो मास v1 मान लेंगे तो थोड़ा याद रखने में आसान होता है, m1 v1 m2 v2 m3 v3। तो ये m1 v1 है। जो दूसरा वाला पार्ट है उसका लीनियर मोमेंटम है p2 इक्वल टू मास मान लेते हैं m2 और वेलोसिटी कितनी है v2। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर हैं जो लीनियर मोमेंटम को शो कर रहे हैं। अब ये जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इन्वॉल्व है नहीं, जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा हुआ है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इनिशियल लीनियर मोमेंटम को, ये उसकी डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इस वेक्टर की लेंथ के बराबर है। ठीक है, ये जो लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड को। तो अगर लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर है तो फाइनली ये जो दो लीनियर मोमेंटम p2 और p1 है, इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये p1 लिखना चाहिए मुझे, इसको लीनियर मोमेंटम को लिख रहा हूँ मैं p1 और ये है सिंपल p। तो p1 और p2 का जो वेक्टर सम आएगा, p1 जो है लीनियर मोमेंटम है किसका? अल्फा पार्टिकल का, और p2 है बचे हुए पार्टिकल का। न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो जो बचा हुआ पार्टिकल है, तो ये वाला लीनियर मोमेंटम और ये वाला लीनियर मोमेंटम, इनका वेक्टर सम भी इनिशियल के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो दोनों रेड वाले वेक्टर का सम जो ब्लैक वाला वेक्टर है उसकी इक्वल होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, यानी कि ये सिचुएशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए P इक्वल टू mv और ये रहा P1 इक्वल टू m1 v1 और ये आ गया P2 इक्वल टू m2 v2। ठीक है,
तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि अगर लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो एम वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होना चाहिए, ये जरूरी है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा इसका डी। लेकिन आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन किस में होता है कि ऑप्शन सी में कि v1 प्लस v2 पैरेलल क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि पार्टिकल के मासेस हम मल्टीप्लाई ना करें, केवल v1 v2 लें, तो m1 v1 जो वेक्टर है, अगर मैं इसमें से मास को हटा दूं और केवल v1 को रखूं तो इस वेक्टर की लेंथ कम हो जाएगी। मान लो m1 की वैल्यू 2 है तो 2v1 p1 के बराबर है ना। ये वेक्टर की जो लेंथ है किसके बराबर है, 2v1 के बराबर। अगर मैंने 2 हटा दिया तो उसकी लेंथ तो कम हो जाएगी। तो उसकी लेंथ वेक्टर की कैसी हो गई, कम हो गई। तो मैं थोड़ा डिफरेंट डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसी में। तो ये लेंथ इसकी कम हो गई, यहाँ पर इतना हो गया। और जो m2 में इसमें से भी हटा दूँ तो इसकी भी लेंथ कम हो जाएगी। तो मान लो इसकी भी लेंथ कुछ कम हो गई, यहाँ तक ही रह गया, ये इतना रह गया। अब अगर हम इसका वेक्टर सम करेंगे, ये वाला, इसका वेक्टर सम किया मैंने, ये वाली लाइन खींची, तो ये तो इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल नहीं आई ना। इनिशियल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन mv की डायरेक्शन में आना चाहिए था इसको। तो इसलिए मास का मल्टीप्लिकेशन भी वेलोसिटी के साथ रहना जरूरी है, तभी m1v1 प्लस m2v2 किसके पैरेलल आएगा, mv के पैरेलल आएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सो डी इज करेक्ट। Now we have question number 17. In the question number 17, situation is a shell is fired from a cannon with velocity v at an angle theta with the horizontal direction. तो कैनन से एक शेल को फायर किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी v है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितना है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ इक्वल मासेस। टॉप मोस्ट पॉइंट पर 2 पीस में डिवाइड हो गया इक्वल मासेस के। It explodes into 2 pieces of equal masses. One of the pieces retraces its path to the cannon. उनमें से एक पीस ऐसा है जो टॉप मोस्ट पॉइंट से अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस कैनन में आ जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल, ये मान लो यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचा है, और अगर वो वापस यहाँ पर आया है, तो ऐसा तभी संभव है जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही हो जितनी की प्रोजेक्शन के टाइम पे थी। प्रोजेक्शन के टाइम पे जितनी राइट साइड में वेलोसिटी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ब्रेक होने के बाद लेफ्ट साइड में उतनी ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए जितनी की इनिशियल थी। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करके इनिशियल पोजीशन पे या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पहुँचेगा। तो चलो एक डायग्राम बना के हम सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर कैनन से एक शेल को फायर किया है, और जो शेल है अगर वो अपना कंप्लीट पाथ करता, अपने प्रोजेक्टाइल पाथ को कंप्लीट करता, तो उसका पाथ इस तरह से होता जो मैंने इसमें दिखाया हुआ है। अब हम प्रोजेक्ट करते हैं एक बॉल को। तो ये बॉल रखी है यहाँ पर, ये बॉल पहुँचती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब जब ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँची तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है या वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इसमें केवल वर्टिकल वेलोसिटी का इंपॉर्टेंस होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपना रोल प्ले करती है, ये एक चीज़ याद रखना। चलो, ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये एक्सप्लोड हुआ। कितने पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जाता है, 2 में। और मासेस कैसे हैं उन दोनों के, इक्वल मासेस, ठीक है। इसमें गिवन है इक्वल मास। तो एक पार्ट तो यहाँ आ गया वापस। तो देखो इसके लिए क्या ज़रूरी है वापस आने के लिए, इनडायरेक्टली इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर दे दी है कि अगर मैंने इसको इनिशियली प्रोजेक्ट किया था वेलोसिटी v से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था v
कॉस थीटा, और ये थ्रू आउट द मोशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, v कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था v साइन थीटा। जो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस पाथ को रिट्रेस करके आया है उसके लिए जरूरी है कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रही हो, v cos थीटा। ठीक है, एक जरूर याद रखना, इसको यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में लगेगा। तो टाइम सेम है यहाँ से ऊपर तक जाने का और ऊपर से नीचे तक आने का। तो अगर टाइम सेम है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पहुंचना है तो फिर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मॉडुलस वाइज सेम होना चाहिए दोनों केसेस में। तो ये v cos थीटा से ही वापस आएगा। तो जो दूसरा वाला पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिख रहा हूँ, और मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन कहाँ लिख रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो ये दूसरा पार्टिकल यहाँ से मूव किया है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज v cos थीटा। टोटल वेलोसिटी v cos थीटा थी हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो चुका था। तो अब मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी, mv cos थीटा। पार्टिकल जब ब्रेक नहीं हुआ था तब उसका मास m था, उसकी वेलोसिटी v cos थीटा थी। राइट साइड में जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग लिखा है मैंने, v cos थीटा लेफ्ट साइड में हो गई इसलिए उसका नेगेटिव साइन लिया है मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में है, और मास कितना है m/2 प्लस दूसरा वाला पार्टिकल जो कि राइट साइड में जाएगा, जो कि यहाँ से ऐसे आया है, इसकी वेलोसिटी कितनी ली है मैंने, v डैश, और इसका मास कितना है m/2, और मोमेंटम कितना हो जाएगा m/2 v डैश के बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें तो v डैश हो जाता है 3v cos थीटा, और आंसर कितना हो गया इसका, a के बराबर। ठीक है, तो मुझे लगता है इस कंप्लीट डिस्कशन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये पूछ रहे हैं कि एक इलास्टिक कोलिजन में, दैट इज इन एन इलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन ए द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ही होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल। इसके अलावा एक और चीज, जब कोलिजन चलता है, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहती है। एक बॉल यहाँ से आई, दूसरी बॉल यहाँ पर गई, दोनों कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट के में आने के बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगती है बॉडी में डिफॉर्मेशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। तो काइनेटिक एनर्जी अब देखो कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। और जब तक कोलिजन चलेगा, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, तब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद जब डिफॉर्मेशन खत्म होना शुरू होगा या रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर जब बॉडी सेपरेट होती हैं तब उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर 100% रिकवर हो गई है सिस्टम की, तो हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट इसलिए है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इलास्टिक कोलिजन में होता ही, ये उसकी डेफिनेशन है। बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। सी द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, इवन कई टीचर्स को भी इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं क्लियर कर दूं ये स्टेटमेंट क्यों या ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है, उसके बारे में डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है, और मैंने अभी आपको बता दिया है
कि जब कोलिजन होता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, तो ड्यूरिंग दी कोलिजन प्रोसेस, मान लो कोलिजन 0.2 सेकेंड तक चला। कोलिजन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी, फिर डिफॉर्मेशन होगा, फिर रिफॉर्मेशन होगा, फिर वो सेपरेट होंगी। इस पूरे ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज होती रहती है आपस में। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल और फाइनल इक्वल होना अलग बात है, और काइनेटिक एनर्जी का थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ कोलिजन कांस्टेंट रहना ये एक अलग बात है। तो काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द कोलिजन कांस्टेंट नहीं रहती है। तो स्टेटमेंट सी इज नॉट करेक्ट। डी, द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये तो ऑब्वियसली गलत हो ही गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। ठीक ना। Now we have question number 19. In this question they are asking about inelastic collision. In the previous question, that is in the question number 18, that was related to elastic collision. और ये सारे के सारे ऑप्शन सिमिलर पूछे गए हैं और ये है inelastic collision के बारे में। तो हम 1 by 1 चेक कर लेते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है inelastic collision की? inelastic collision को हम डिफाइन कैसे करते हैं? In the inelastic collision there is loss in kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है उसमें, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और लॉस हुआ इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम ही होगी। तो इसलिए अब हम जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस ये ऑप्शन गलत हो गया। बी, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सी, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये मैंने अभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होना और काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खैर काइनेटिक एनर्जी तो इसमें जब लेस है तो इक्वल हो ही नहीं सकती है, कांस्टेंट रह ही नहीं सकती है, तो ये गलत हो गया। डी, द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, सो ओबियसली दिस स्टेटमेंट दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और इस तरह से ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई भी आपको हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में हम ऐसे ये शब्द बोल जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो समझ में नहीं आती है, आपको लगा हो कि मैंने गलत बोला हो कॉन्सेप्चुअली, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और लास्टली सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।